सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को मैं दावत देना चाहूँगा। बड़ा लंबा सफ़र और जो दुश्वारी सबके सामने है, प्रोग्राम भी तवील हो गया। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के कुल हिंद सदर। जी सर। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हम लोगों को क्या चाहिए उस पर गौर करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं अस्पताल में जाके, कि भाई कोई ऐसा कैप्सूल बना दो जो 25 करोड़ लोगों को दे दिया जाए और उनके हालात बदल जाए। आपने मशवरा दिया कि इस किताब को ई किताब बना दिया जाए, बहुत अच्छा सजेशन है। असल में कि हम ये सोचते हैं कि हमारे जो पिछले 75 साल बीते हैं आज़ादी के बाद, उसकी तारीख रही क्या है, कहाँ से शुरू हुई 47 के बाद और आज कहाँ पहुँच गई। अगर हम उसी बात में वापस जाएं, शहंशाहों के, बादशाहों के, तो हम लोग तो दरबारी थे। जो हुकूमतें हमारे हाथ में थी, हमने उसके ऊपर गौर कभी नहीं किया। तो माफ़ कीजिएगा, अवाम जो है वो हमेशा यही समझती है कि हम गुलाम हैं, गुलामी रहेंगे। 75 साल के बाद भी आज गुलामी है। हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग जहाँ खड़े हैं, खड़े थे, वहीं खड़े रहेंगे। इसका कोई इलाज ही नहीं है। इस शानदार तकरीरें सुनी, एक साहब को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जितनी गहराई से वो अपनी तकरीर करते हैं, जिस संजीदगी से वो बातें कहते हैं, उसका कोई सानी नहीं है। तो आज़म बेग साहब, ये बताइए कि क्या हम लोग किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे वाक़यात संसदारी से लेकर अब तक हो गए। 75 साल की उम्र मेरी भी हो गई। जब से होश संभाला है तो यही सुनते आए हैं हम लोग कि हमारे पर जुल्म हो रहा है, और सरकार को हम लोग शिकायत की नज़र से देखते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग खुद कहाँ खड़े हैं। 25 करोड़ के अंदर अगर 2 करोड़ मुसलमान भी खड़े हो जाएं, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर भारी हो सकते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर हर वो हुनर है जो किसी और दूसरी कौम के अंदर नहीं है, क्योंकि अपने उस हुनर का हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। भीख मांगते आए सरकारों के आगे, और आज भी हमारी हालत वही है कि कटोरे लेके खड़े हैं। 25 करोड़ की आबादी को हम वजूद नहीं कह सकते। ना तो हमने किसी सियासी पार्टी की कदर की, इसलिए नहीं की क्योंकि उसने भी हमारी कदर नहीं की। हमने कदर करानी जानी नहीं। कहाँ से बदलाव आएगा? हम तालीम की बात करते हैं। मैं 2 बातों में बहुत ज़्यादा यकीन भी करता हूँ, जोर भी देता हूँ, कहता भी हूँ कि तालीम और तिजारत, बल्कि मैं कहता हूँ तिजारत और तालीम दोनों को साथ लेकर चलिए। अच्छी तालीम अगर आप हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ 8वीं और 10वीं क्लास पास करके घर पे बैठ जाएंगे और वही मजदूरी करेंगे, तो आपका मुस्तकबिल जो है वो आपके हाथों से जा चुका और जाता ही रहेगा। हमेशा दानिशवरान आते रहे, रहनुमा आते रहे, इमाम आते रहे और आते रहेंगे। अकबर साहब जैसे, नईम साहब जैसे यहाँ बुजुर्गान बैठे हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही, दिल को छूने वाली थी। ऐसा लगता था कि जैसे आप यहाँ कोई महफिल में नहीं बैठे, बल्कि किसी के दिल में घुस गए हैं, किसी के दिमाग में घुस गए हैं। अब कुछ सबक तो सिखाने से रहा कोई।
हम अल्फाज के ज़रिए ही बता सकते हैं और आपके कानों तक बात को ला सकते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी और मैं गूंगा हो जाऊं, और माफ़ कीजिएगा आपके कानों तक ना पहुंचे और आपको सुनाई न दे, तो ना मेरा वजूद है ना आपका वजूद है। हम उस वजूद से बिल्कुल भी बहरा हैं। हम अपने वजूद को कैसे पैदा करें, बताएं, लाएं, जताएं, मैं तो हमेशा इससे कासिर रहा हूँ। हमारे यहाँ कदर नहीं है किसी की। मुसलमान की कदर नहीं करता है। सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी यही है। मैं कभी किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता। आज अपनी तालीम को देख लीजिएगा। जमीयतुल क़ुरैश का मैं तकरीबन 22-23 साल से सदर हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ कि सदारत किसी और को दे दी जाए। वैसे अच्छे लोग भी हो सकते हैं। पहले दिन से एक ही बात लेकर चला, वो ही तालीम, कि सबसे पहले अपने बच्चे को तालीम हासिल कराइए। हम बहुत छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, मोहल्ले में रहते थे छोटे से, तो ऐसा लगता था कि जैसे हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा होश संभाला तो जितने मोहल्ले के अंदर बच्चे होते थे उनको हम ले जाकर मदरसे में ज़रूर दाखिल कर दिया करते थे, पढ़ाते थे। वो बैच मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने उन बच्चों को दाखिल कराना शुरू किया, जबकि एक बच्चा जो है ग्रेजुएशन नहीं कर पाता था, BA तक नहीं पहुंच पाता था एक लड़का भी। हमारे वालिदैन की क्या दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे मीट से मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो बच्चे को पढ़ाओ, किस लिए पढ़ाएं? अल्टीमेटली उसको बैठना है इस दुकान पे आके। बच्चे का मन हो या ना हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको गोश्त की दुकान पे बिठाएंगे। गोश्त की दुकान जब से मैंने होश संभाला है, जैसी देखता था वैसी ही आ गई। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। बहुत सारे मॉडल बना के दे दिए, स्लॉटर हाउस से मॉडल बना के दे दिए। अपनी तकरीरों के अंदर मैंने बहुत सारी बातें बता दी, कैसा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए वो मैंने बता दिया। कोई असर नहीं। मैंने वही कहा कि हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों को समझने वाला कोई है नहीं। माफ़ कीजिएगा, आपने अपना इतना वक्त निकाला, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई यहाँ आने में। वक्त तो बीत ही जाना था। मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। 7-8 घंटे लगे, कोई बात नहीं। अकबर साहब का मैं इसलिए मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार से और इज्जत से बुलाया। सुबह जब मेरी बात हुई, मैंने इनसे कहा भी, मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल है आना, लेकिन जब मुझे इनका दर्द महसूस हुआ, जिन 4 लोगों को दावतनामा भेजा और 4 लोगों ने कंफर्म करके फिर उनमें से 3 लोग ना आ पाए, अगर मैं इनको मना करता तो दिल बर्दाश्त हो जाता है। और इनको लगता कि शायद मैं जानबूझ के ऐसा, हालांकि बहुत ज़रूरी काम था मेरा आज, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। अगर 10 लोग भी बैठे होंगे तो मुझे तब भी जाना चाहिए। किताब के इजरा की बात नहीं, किताब में क्या लिखा उसकी बात नहीं है। दिल जोल से, जिस मेहनत से, जिस लगन से इन्होंने किताब लिखी है, और किसके लिए लिखी? हम सब के लिए लिखी, आप सब के लिए लिखी। अपने लिए थोड़ी लिखी उन्होंने। अपने लिए तो ठीक है, इन्होंने किताबत की थी, वो अपने पास रख लेते लिख के। इसको क्या ज़रूरत थी कि उसे मंजर आम पर लेकर आते? इसलिए कि शायद उन्होंने सोचा हो इस किताब से कुछ लोगों का भला हो जाए, कुछ बच्चों का भला हो जाए, कुछ कौम का भला हो जाए, कुछ तारीख को लोग पलट के देख लें। इसलिए उनका जज्बा था, इसलिए मैंने इनके जज्बे की कदर करके यहाँ पे हाजिर लगाई है। तो मैं जानता हूँ इनको, एक अरसे से जानता हूँ। कौम की खिदमत में हमेशा एक आगे रहते हैं, एक जज्बा है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आते हैं, बड़ी इत्तेफाक मोहब्बत से मिलते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं, और हमेशा झुक के बात करते हैं। और ये इनका रवैया मैं समझता हूँ सभी के साथ होना चाहिए, सभी के साथ होगा भी। इंसान की कदर हम करते नहीं। तारीख गवाह है, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे यहाँ लाखों लोगों ने तो कुर्बानी दी है कौम के। अभी जिक्र हुआ उनका, कितने लोगों को याद करते हैं हम लोग, उसके नाम तक याद नहीं होंगे हमको। मैं अपनी भी कमी बता रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है।
हमारे वक्त को किसने छीन लिया? किसने छीना? मोबाइल ने। हम समझते हैं कि ये मोबाइल जो है बहुत ही तरक्की याफ्ता चीज़ है, लेकिन इसने बहुत कुछ छीन लिया। कल ही एक तकरीर के अंदर मैं आरएसएस के इज्तिमा में गया, बुलाते हैं, इज्जत देते हैं मुझे, बातचीत हुई, बहुत सारे बोल रहे थे, मेरे की बात कह रहे थे लोग। आपस में मोहब्बत नहीं रही, प्यार नहीं रहा, रिश्ते नहीं रहे। मैंने कहा किसने छीना? किसने छीना? पहले घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, माँ बाप होते थे, सब एक साथ बैठे खाना खाते थे, ज़मीन पे दस्तरखान पे सब एक साथ खाना खाते थे। अगर काम भी करते थे, शाम को टाइम होता था, टाइम पे आते थे और खाना सब एक साथ बैठ के खाते थे। आज क्या है? इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, हम 10-12 बच्चे नहीं हैं, 10-12 घर के लोग नहीं हैं, लेकिन कम से कम 4 तो हैं हर घर में। आज के दौर के अंदर फैमिली मिलाने के हिसाब से 4 लोग घर के अंदर ज़रूर हैं, माँ बाप बेटा बेटी। 4 लोग और 8 टेलीफोन है उनके हाथ में। 4 लोग हैं लेकिन 8 टेलीफोन हैं। अब उनके दादा दादी को ले लीजिएगा, गरीब पहले इंतज़ार करते थे कि मेरा पोता आएगा, पोती आएगी, मैं उनके साथ बैठ के गपशप मारूंगा, क्योंकि उनके पास तो कुछ काम ही नहीं है ना, रिटायर हो गए। पता लगा एक कोने में दादी बैठी है, एक कोने में दादा बैठे हैं, पोता आया, पोती आई, जल्दी से किताबें के बस्ते को फेंका, खाना खाया नहीं खाया, तुम टेलीफोन पे लगे हुए, मैसेज पे लगे हुए हैं। वक्त खत्म हो गया प्यार मोहब्बत का। हम सबके साथ ये हो रहा है आज भी, हम सब लोग इससे अछूते नहीं हैं। और अभी और ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स जब आएंगे तो क्या होगा उसका? तो फिर भी ये है कि आमने सामने बैठ के शायद बात हो जाती हो। अभी मुझे किसी ने बताया, पहले मैं समझता था शायद अल्लाह ताला ने हमको जितना ये दिमाग दिया है उसका हम आधा % इस्तेमाल करते हैं। कल एक रिसर्च स्कॉलर से मैंने पूछा कि हम कितना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं अपना। उसने कहा अब तुम 6% तक आ गए हमको। अल्लाह ताला ने अभी 6% पे पहुँचाया हमको, और अभी 94% बाकी है। तो 94% जब दिमाग चलेगा, कितनी सदियाँ लगेंगी उसको छोड़ दीजिए, हम चांद पे पहुँच गए उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा ज़माना भी आएगा कि कोई मरेगा भी नहीं। शायद इस तरह की दवाइयाँ पैदा हो जाएंगी, किसी को शायद मरने नहीं देंगे साइंटिस्ट, खुदा ना करे वो वक्त आए। लेकिन हालात इस तेज़ी से बदल रहे हैं और मुसलमान अपने उसी रवैये पे, उसी डगर पे चल रहा है, उसके अंदर तब्दीली आने की कोई मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती है। 2.5 से 3% जो है एजुकेशन होगी हमारी, दूसरी कौमों की जो है वो 96% है, 97% है, 98% है। 25 करोड़ की आबादी के अंदर तनासुब के हिसाब से 25% हमारी नुमाइंदगी हर जगह होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए? पुलिस में होनी चाहिए, फौज में होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए। जब बेड़ा उठाया मैंने, जब मैंने इसकी सदारत की, इसकी जमीयत कुरैश की, सबसे पहले मैंने लड़कियों की तालीम के ऊपर जोर देना शुरू किया। यहाँ बैठे हमारे सब लोग, उसका ये फ़ायदा हुआ कि साहब लड़कियाँ पढ़ गई, और लड़कियाँ इतनी पढ़ गई, डॉक्टर बन गई, पायलट्स बन गई, पुलिस ऑफिसर बन गई, IAS ऑफिसर बन गई, IPS ऑफिसर, ये सारी फील्ड के अंदर लड़कियाँ चली गई। ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी भी होती है। इसके बरक्स क्या हुआ, जब एक लड़की PhD कर लिया, जिसने, उसको लड़का नहीं मिल रहा PhD, उसको लड़का वही मिल रहा है 10वीं और 12वीं क्लास पढ़ा हुआ। बहुत फ़र्क है दोनों की सोच में, और या नहीं है? आप बताएं, बिरादरी के लोग बैठे हैं मेरे। पहले तो लड़की को पढ़ने नहीं देते थे, लड़की ने मजबूरी में पढ़ भी लिया। पहले उसने हायर सेकेंडरी कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, डॉक्टरी कर ली, वो करीब घर में बैठी है, पढ़ रही है बैठी हुई। लेकिन अब उसके लिए जो मैच है शादी का, वो नहीं मिल रहा। माफ़ कीजिएगा, जब एक लड़की
घर की पढ़ी लिखी होती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ जाता है, लेकिन अगर एक लड़का पढ़ा लिखा ना हो तो कोई नहीं पढ़ सकता। तो हमें चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो तो ज़फ़र ने कहा था 2 गज़ ज़मीन न मिली मुझे तो यार मैं कहता हूँ 2 गज़ ज़मीन आप निकाल लो और 2 बच्चों को ज़मीन पे बिठा के पढ़ा दो। एक छोटा सा कमरा बच्चों को दे दो पढ़ने के लिए। वालिदैन को दिलचस्पी लेनी पड़ेगी कि बच्चा बच्ची मेरी जो है पढ़े। और मैं बताऊँ आपको, हमारा तो आखिरी वक्त है, अगर हम लोगों ने अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखा, उनको अच्छी तालीम नहीं दी, तो जो कौम का आज हाल है कल भी वैसे ही रहने वाला है। तो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देख लीजिएगा कि आज आप कहाँ खड़े हैं और दूसरी कौमें कहाँ खड़ी हैं। फ़र्ज़ कर लीजिएगा अगर हम लोग जिस स्पीड से आज चल रहे हैं उस स्पीड से चलते रहेंगे तो हम कहाँ होंगे, और जो जिस स्पीड से वो लोग चल रहे हैं वो कहाँ होंगे। तो ये तो क़यामत तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों का ये हाल रहने वाला है। एक ज़माने में कहा जाता था कि शायद हम बहुत आगे हैं, हर फन में हम आगे थे, वो सारे फ़न ख़त्म हो गए हैं। PM साहब से मैंने कहा, जब पहली बार मुलाकात की, मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि साहब आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो इंडिया में शुरू है कि मेक इन इंडिया, तो मैंने उसको बहुत पहले कहा जाके, मैंने कहा हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होती थी छोटी छोटी, आपने देखा होगा वक्त बन रहे हैं या डायरियाँ बन रही हैं या इस तरह की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ घरों में लगी होती थी जिनमें बिजली का इस्तेमाल होता नहीं था। तो उन्होंने बड़े गौर से सुना, उसमें देर हुई लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ मेक इन इंडिया। अब उन्होंने अपनी तकरीर की एक जगह, तकरीर में भी ये कहा उन्होंने कि मेक इन इंडिया की जो चीज़ें हैं, इंडिया के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इम्पोर्ट कम से कम किया जाए। हमारे अंदर इतने हुनर हैं, और वो हुनर जो हैं सारे के सारे, मैंने जिस बात को प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री मुसलमानों के हाथ में थी, राज भी है। फनकार हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, ये उन्होंने माना, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़के आते हैं, जीत के आते हैं, वो वाराणसी है। वहाँ पे आपको मालूम है क्या क्या काम होते हैं, सारे मुसलमान काम करते हैं। कहीं भी आपके जो दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, उसके अंदर कौन काम करता है, सारे मुसलमान काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान वहीं का वहीं रह गया। जो साइकिल का पंक्चर लगा रहा था, टायर का पंक्चर लगा रहा था, उससे आगे बढ़ा नहीं। ये हमारी कमी है। मुझे भी, मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत किया मुसलमानों को आगे लाने के लिए, बच्चों को आगे लाने के लिए, मुझे इस बात का ज़रूर फ़ख्र है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बनाने में अल्लाह ताला ने मदद की, आप लोगों का सबका ताउन रहा। उसके अंदर से मैंने तक कई हज़ार बच्चे जो हैं पर्सनली डेवलपमेंट की तरफ से निकाले, और आज वो बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खड़े हैं। मकसद ये नहीं था कि उनको ग्रेजुएशन कराया जाए, MA कराया जाए, PhD कराया जाए। मकसद ये था कि जो लड़के, जो बच्चे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते हैं, उनको सिखाया जाए कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हमारे ट्रेनर, आपने बताया आज कहाँ पर है वो आदमी। जब मेरे पास आए तो आपने शुरू में बताया, मैंने इस आदमी 2 लोग आए हैं, 2 दोस्त हैं। तो मैंने इनको बुलाया तो मुझे लगा कि ये इनकी कुछ शख्सियत है, ना पर्सनैलिटी है, ना कुछ इनके अंदर है, क्या करेंगे। तो मुझे लगा इनकी आंखों में देख के, जमा साहब की, आप कुछ कर सकते हो। उनको लगा सही बात है ये, तो उनके पास कुछ नहीं था, आ गए वो मेरे पास मुलाकात करने के लिए। मैंने उनको इतना इनकरेज किया, 2 बच्चों से शुरू किया, 200 बच्चों से शुरू किया, 2000, आज वो करोड़ों बच्चों को जो है तालीम दे चुके हैं। केरला में भी अभी उनका फंक्शन आज प्रोग्राम चल रहा है। उस आदमी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो दिल जीत लेता है, ऐसा रुलाता है वो बच्चों को बिठा के कि वो बच्चे जितने पढ़ के निकलते हैं उसमें 100% में नहीं कहता, लेकिन 90% बच्चे बहुत कुछ सीख के निकलते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह एक वर्कशॉप होती है, कुरान वर्कशॉप। कुरान शरीफ के ऊपर जो है तकरीबन 3 महीने हम लोग वर्कशॉप करते हैं। हमारे यहाँ हैदराबाद से आप जानते हैं ऐसे स्कॉलर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो
हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, हिंदू मुसलमान हो कुछ भी हो सब आकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो बच्चियाँ जो हैं हिंदू घराने की आई कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो इतना अच्छा सिस्टम है कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए कि 3 महीने के अंदर अंदर जिसको उर्दू भी नहीं आती वो भी कुरान शरीफ सीख लेता है वहाँ पर। ये सबसे बड़ी खूबी है। हिफ्ज़ नहीं कर पाता लेकिन वो सीख लेता है। कंपटीशन होता है, क्लास खत्म होती है, 3 महीने के बाद सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक हिंदू लड़की आई, इनाम जब बढ़ रहे थे तो हमको भी सबको बड़ी हैरत हुई। पहला इनाम उस हिंदू लड़की को है जिसने कुरान शरीफ सीखा। मैंने उससे पूछा, कहती है मैं शुरू में आई तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अजीब सा लगा। यहाँ लड़कियाँ जो हैं दुपट्टा ओढ़े भी हैं, सलवार कमीज़ पहनी भी हैं, मैं जीन पहन के आई, मैं इस तरह से होलिये में थी, मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन 2-4 दिन मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने भी सलवार कमीज़ पहननी शुरू कर दी और फिर मैंने सीखना शुरू किया। मैंने फिर हासिल क्या हुआ, कहती है मैंने इस्लाम के बारे में जितना सीखा है वो बहुत कम है अभी, और मैं उसको इतना सीखना चाहती हूँ। उनके वालिद मौजूद थे वहाँ पे, लड़की शर्मा थी, ब्राह्मण थी, पंडित थी। उसके बाप ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को इसलिए भेजा है कि वो कुछ सीखे यहाँ पे आके मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम लोग कितना सीखते हैं खुद इस्लाम के बारे में, हमें इस्लाम की स्पेलिंग नहीं मालूम होगी। तो भाई अल्लाह ताला ने तो आपको ऐसा कारोबार दिया है जो बाबरकत है, हलाल है। और किसने शुरू किया? दुनिया की वो हस्ती जो है अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिसको प्यार किया, मोहब्बत, महबूब को, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कारोबार शुरू किया। जानवर चराते थे, उससे अपनी रोज़ी कमाते थे। हर दौर के अंदर जो है वक्त बदलता जाता है। मैंने हमेशा दुकानों के बारे में कहा कि अपनी दुकान को ऐसे रखो जैसे कंप्यूटर की दुकान है, और अपने स्लॉटर हाउस को ऐसे रखो जैसे अस्पताल है। आज सुनते तो मैं समझता हूँ हर बच्चा 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 रोजी से जुड़ा होता। और मैंने तो यहाँ से शुरू किया था कि मैंने कहा किसान से शुरू करो अपनी ज़िंदगी, किसान से शुरू करके कंज्यूमर तक लेके जाओ। किसान जानवर पालेगा और खाने वाला जो है सिराज कुरैशी होगा, मीट का काम वो नहीं करेगा। इस बीच के अंदर जितनी चेन है वो खोल दो, ट्रांसपोर्ट अपनी बना लो, एक्सपोर्ट अपना कर लो, जानवर अपने पैदा कर लो, स्लॉटर हाउस अपने बना लो, स्लॉटर दुकानें अपनी खोल लो। ए से लेके जेड तक ट्रेड की सारी अपने हाथ में होनी चाहिए थी, होती, और अगर मेरी बात मानी जाती तो। हम लोग करीब 2 करोड़ लोग जो हैं जुड़े हुए इससे, मीट के कारोबार से 2 करोड़ लोग। लेकिन हमारी हालत क्या है? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं उनके पास गया प्रपोजल लेके, मैंने कहा कुछ स्लॉटर हाउस बनाने हैं यूपी के अंदर। कहते हैं बनाओ। तो मैंने कहा साहब जगह चाहिए, इतने एकड़ इतने एकड़। इतने एकड़ क्या होती है? होते दुकान पे जो है वो क्या नाम, दुकान पे गोश्त काट लेता है और वहीं काटता है वहीं भेज देता है। वो उनको समझाने के लिए दिमाग चाहिए था, बताने के लिए। उनकी समझ तो आया, लेकिन उनकी समझ में उस वक्त इसलिए नहीं आया कि मीट के नाम से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। जब मैंने स्लॉटर हाउस लगाया अपना अलीगढ़ के अंदर पहला, तो उनकी हुकूमत थी उस वक्त, मैं परमिशन लेने गया उनसे, साहब मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं लगा रहा हूँ। बिल्कुल मना कर दिया कि स्लॉटर हाउस की बात कर रहे हो, कल मेरी हुकूमत गिर जाएगी ना। इतने डरते थे लोग मीट के काम से। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे। तो मैं उनकी कैबिनेट में जाके समझाया लोगों को। मैंने कहा मीट मैं अपने लिए मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो आधी बोटी खाऊंगा, 1 बोटी खाऊंगा। मुसलमान तो सिर्फ क्या है कि दुकानदारी करता है, खाने वाले हैं 75% 80%, काम करने वाले हैं 10% 12%। उनकी समझ में आया। मैंने जब ये बताया है कि आपके यूपी के किसानों को ये मिलेगा, किसान जानवर पालेंगे, उनकी रोजी रोटी इस तरह से चलेगी, चारा आएगा, दूध आएगा, घी आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट आएगी, उसके बाद आपके इतने लोगों को नौकरी मिलेगी।
तब भी उनको यकीन नहीं आया। कैबिनेट में जाके मैंने एक छोटी सी फिल्म दी 12-13 मिनट की, मैंने कहा मुलायम सिंह जी को ये ज़रूर दिखा दो। वो कहने लगे मुझे नहीं देखनी और ना मुझे इस बारे में कोई बात करनी। उनके एक अच्छे सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूनिया साहब, उन्होंने कहा कि साहब आप 2 मिनट देखो क्या है। एक फिल्म दिखाई उनको, वो फिल्म देख के दंग रह गए। जब क्योंकि मीट एक जानवर अंदर गया बाहर कुछ नहीं आता, हर चीज़ पैक होके प्रोसेस होकर निकलती थी। कहने लगे भाई ये तो अजीब चीज़ है, मैं क्या देखता हूँ साइकिल पे आधा गोश्त जो है ज़मीन पे गिर रहा है और आधा साइकिल पे चला जा रहा है, लेके उसको ठेले पे लेके जा रहा है, तांगे पे लेके जा रहा है, और ये जो है तुम मुझे सपना दिखा रहे हो क्या? उन्होंने साहब यही ऐसा दिखाएंगे, ऐसे ही होना चाहिए। तब उन्होंने मुझे परमिशन दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर आपकी यह लंबी तकरीर हो गई है, बातें बहुत कुछ करने की होती हैं, मेरा टॉपिक भी ये सब नहीं होता है। जो बहुत अजीम स्पीकर्स हैं वो तो ये बैठे हैं सारे, लेकिन मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि अपने अंदर तब्दीली हमसे यहीं से शुरू करनी चाहिए। बच्चों के लिए तब्दीली यहाँ से शुरू की जाए। बेहतरीन तालीम दीजिए बच्चे को, वो नहीं 8वीं-10वीं क्लास पढ़ के निकल गया, आप उसको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दीजिएगा और उसको अच्छे से अच्छी तरबियत दीजिएगा। वालिदैन की तरबियत जो है, बच्चा रहता है तकरीबन 18 घंटे अपने माँ के साथ, 6 घंटे जो है वो जाके स्कूल में रहता है। बेहतरीन से एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ मैं। एक बच्चा मुसलमान का एक बहुत अच्छे मॉडल स्कूल के अंदर गया, मॉडर्न स्कूल के अंदर भी कहने से DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल मशहूर है सब जगह, उसको एडमिशन मिल गया, किसी ना किसी तरह मिल गया होगा। एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठे हुए थे, उसके साथ बच्चा बैठा हुआ था बहुत बड़े ऑफिसर का और अच्छे घर का था, फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के आता था, जूते पॉलिश हुई हुई है, कंगा हुआ है, प्रेस हुई हुई है, सब है। मुसलमान बच्चा उसके साथ बैठा हुआ है, ना तो उसके सर में कंगा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, और ना उसके कपड़ों में प्रेस हुई भी है, ना उसके जूते पॉलिश हुई भी है। अब दोनों बच्चों में कम्प्लेक्स है या नहीं है? वो उसको नहीं पसंद कर रहा, वो उसको पसंद नहीं कर रहा। जो गरीब बच्चा है वो सोचता है कि अभी रेसेस होगी, इसको तो गाड़ी भी छोड़ने आती है, खाना भी खाएगा ये, और उस गरीब को जो है ना तो सुबह नाश्ता मिला, ना उसके घर के अंदर कोई ऐसा आदमी है उसके कपड़े प्रेस कर सकता। हम लोगों को अच्छे स्कूल खोलने चाहिए, मेरा मतलब कहने का ये है, ताकि अपने बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल के अंदर ये जो कम्प्लेक्स है ये नहीं होना चाहिए। आपकी जगह बहुत सारी बातें करने के लिए अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हुक्म दिया, मैं यहाँ आया, और आप लोगों से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत ताख़ीर से आया, आप तो बहुत पहले आ गए थे और इतना वक्त आपने दिया, अपना कीमती वक्त। मैं समझता हूँ वक्त सबसे बड़ा कीमती है, पैसे से ज़्यादा कीमत जो है वक्त की है। तो आपने इतना वक्त दिया, कोई गलती हो गई होगी तो मेरे से माफ़ कीजिएगा। मैं आप तमाम अपनी स्टेज पर बैठे हुए बुजुर्गान का, रिश्तेदार का, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने इतना वक्त देकर यहाँ पर मेरी बात सुनी, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के उठेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, जिन्होंने बड़ी बारीकी से सारी बातें समझाई। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।